हेलो बच्चों, एनसीईआरटी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अपनी साइंस से केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इसका अध्ययन करेंगे। और सर्वप्रथम हम अपने आसपास के पदार्थ के विषय में जानेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक अशुद्ध पदार्थ और एक शुद्ध पदार्थ। हमारा शुद्ध पदार्थ दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, एक तत्व और एक यौगिक। इसी प्रकार से हमारे अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण के रूप में भी जानते हैं। सर्वप्रथम हम अपने अशुद्ध पदार्थ के विषय में जानेंगे। अशुद्ध पदार्थ जब किसी पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के होते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी बोलते हैं। उदाहरण में दिया है जैसे समुद्र का पानी, वायु, मिट्टी आदि। तो जैसे समुद्र का पानी है हमारा, ये भी अलग अलग कणों से मिलकर बना हुआ है। वायु में भी हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अलग अलग गैसें मिली होती हैं। इसी प्रकार से हमारा मिट्टी है। अब हम मिश्रण की एक दो डेफिनेशन करेंगे। मिश्रण में हमें दिया गया है दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में यदि हम मिलाते हैं, उनसे जो हमें मिश्रण जो भी हमें प्राप्त होता है उसे हम मिश्रण बोलते हैं। उदाहरण हमें दिया है जैसे जल व नमक का घोल। तो जल और नमक के घोल में जल की मात्रा अधिक होती है और नमक की मात्रा कम होती है, तो दोनों के जो अनुपात हैं वो भिन्न भिन्न हैं। वायु में गैसों का मिश्रण, जिस प्रकार हमारी वायु में हमारी ऑक्सीजन की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा में भिन्नता होती है, तो वो भी एक प्रकार से हमारा मिश्रण है। अब हम मिश्रण के प्रकार पढ़ेंगे। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमें दिया गया है सहमांगी मिश्रण। तो ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हो परंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता, सहमांगी मिश्रण कहलाते हैं। सहमांगी मिश्रण में ऐसे दो अवयव जिनको हम मिश्रित करते हैं, आपस में मिलाते हैं और मिलाने के पश्चात हम उनको एक दूसरे को अलग अलग नहीं देख सकते, इस प्रकार के मिश्रण को सहमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे अब यदि हम जल में नमक को घोल दें, तो जब जल में नमक घोलने पर जो हमें मिश्रण प्राप्त होगा उसमें हम नमक और जल को अलग अलग नहीं देख सकते। तो इस प्रकार का मिश्रण हमारा सहमांगी मिश्रण कहलाता है। नंबर 2 पे हमारा है विषमांगी मिश्रण। तो ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हो परंतु उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो ऐसा मिश्रण जो दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर बना हो और हम उस मिश्रण से उन अवयवों को अलग अलग देख सकते हों, इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे तेल और पानी का मिश्रण। यदि हम पानी में तेल को मिलाते हैं तो मिलाने पर हमें जो मिश्रण प्राप्त होता है उसमें हम तेल और पानी को अलग अलग देख सकते हैं, क्योंकि तेल पानी की सतह पर ही तैरता रहता है। शुद्ध पदार्थ नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। जब किसी पदार्थ के कण समान प्रकृति के हों तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी कि ऐसा पदार्थ जो जिन कणों से मिलकर बना हो उन सब की प्रकृति समान हो, अर्थात सभी एक ही प्रकृति के हों, इस प्रकार से बना पदार्थ हमारा शुद्ध पदार्थ कहलाता है। हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे लोहा, जल, तांबा आदि हमारे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है विलयन। विलयन के विषय में हम जानेंगे दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के सहमांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का एक सहमांगी मिश्रण हमारा विलयन कहलाता है। विलयन ठोस, द्रव अथवा गैस तीनों ही अवस्थाओं में हो सकता है। अर्थात हमारा विलयन ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है और गैस अवस्था में भी हो सकता है। तो इसके विषय में हम उदाहरण से जानेंगे। जब हम जल में नमक घोलते हैं तब जल का स्वाद प्रत्येक भाग में समान रहता है, अर्थात
या अतः यह एक समांगी मिश्रण है। यदि हम जल में नमक को घोलते हैं तो नमक घोलने के पश्चात जल के संपूर्ण हिस्से में अर्थात संपूर्ण जल का जो स्वाद है वो समान रहता है, अर्थात वह एक समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे विलयन के अवयव। तो विलयन के सामान्यतः दो अवयव होते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमें दी गई है विलायक। विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। यदि हम जल व नमक को घोलते हैं तो जल और नमक के मिश्रण में जल की मात्रा अधिक होती है और नमक की मात्रा कम, अर्थात हमारा जल और नमक के मिश्रण में जल विलायक है और नमक विलेय है। विलयन में विलायक के अतिरिक्त मौजूद एक या एक से अधिक अवयव जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं विलेय कहलाते हैं। यदि हम जल में नमक और चीनी का मिश्रण करते हैं तो जल के अतिरिक्त, अर्थात जल तो हमारा विलायक है, जल के अतिरिक्त नमक और चीनी दोनों विलेय हमारे होंगे। तो किसी भी मिश्रण में अधिक मात्रा में पाया गया अवयव विलायक होता है और कम मात्रा में पाया गया अवयव या मिलाया गया हमारा पदार्थ होता है वो विलेय कहलाता है। नेक्स्ट हम विलयन के गुण पढ़ेंगे। जो हमने डेफिनेशंस इनकी की है उसी के आधार पर हम इनके गुणों को लिखते हैं। जैसे विलयन हमारा एक समांगी मिश्रण होता है और इसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार समान रहता है। विलयन के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म 10⁻⁹ मीटर होता है, इसलिए इसके कणों को सामान्य आंखों से देख नहीं सकते। हमारे विलयन में जो कण होते हैं जिनसे मिलकर हमारा विलयन बना हुआ है उसके कणों का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि हम सामान्य आंखों से उनको देख नहीं पाते हैं। अर्थात यदि हम विलयन में चीनी और नमक या चीनी और जल को हम मिलाते हैं या नमक या जल और को हम मिलाते हैं तो सामान्य आँख से हम उसके कणों को देख नहीं सकते क्योंकि उनका आकार इतना सूक्ष्म होता है कि हम सामान्य आँखों से उनको देख नहीं सकते। इसके पश्चात नंबर 3 हमें दिया गया है विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। अर्थात यदि विलयन में हम प्रकाश को गुजारते हैं तो उसमें हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है निलंबन। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिससे ठोस के कण द्रव में बिना घुले फैले रहते हैं। इन्हें सामान्य आंखों से देखा जा सकता है। तो निलंबन में दिया गया है यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें द्रव के अंदर ठोस के कण फैले रहते हैं जिन्हें हम सामान्य आंखों से देख सकते हैं। उदाहरण में दिया गया है चौक तथा जल का मिश्रण। यदि हम जल में चौक को मिला दें, इसमें मिक्स कर दें तो हम देखेंगे कि हम चौक को जल में अलग से देख सकते हैं, अर्थात चौक के कण हमें जल में दिखाई देंगे। तो चौक और जल का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट मिट्टी तथा जल का मिश्रण। यदि हम जल में मिट्टी को मिला दें तो हम जल में मिट्टी को अलग से देख सकते हैं, अर्थात इसके कणों को हम सामान्य आंखों से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है निलंबन के गुणधर्म। गुणधर्म में जो पॉइंट दिए गए होते हैं वो हम उसकी डेफिनेशन से ही निकालते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। सेकंड पॉइंट है निलंबन में विलेय कणों का व्यास पर्याप्त होता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें ठोस कणों का आकार 10⁻⁷ मीटर होता है। इसके कणों को हम आसानी से देख सकते हैं या इसके कणों को आसानी से देखा जा सकता है। निलंबन के कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिसके कारण इसका मार्ग दिखाई देने लगता है। अर्थात कोलाइडी और निलंबन में क्या अंतर है कि कोलाइडी विलयन एक समांगी मिश्रण है और निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। उसके कणों का आकार बहुत छोटा है और निलंबन के कणों का आकार विलयन की अपेक्षाकृत बड़ा है जिस कारण हम इन्हें सामान्य आंखों से देख सकते हैं। यदि हमें प्रश्न आए कि निलंबन और विलयन में क्या अंतर है तो हम गुणों के आधार पर उनका अंतर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है कोलाइडी विलयन। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन की अपेक्षा इसके कणों का आकार छोटा
होता है। इसके कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके कण सामान्य रूप से फैले रहते हैं, अर्थात कोलाइडी विलयन भी एक विषमांगी मिश्रण होता है और इसके कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच में होता है और इसके कण निलंबन की तरह ही फैले रहते हैं। उदाहरण हम पढ़ेंगे, जैसे दूध एक कोलाइडी विलयन है जिसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है और समान रूप से वो फैले रहते हैं। इन्हें हम सामान्य आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन ये कण प्रकाश को आसानी से फैला देते हैं। अर्थात कोलाइडी विलयन में दूध एक कोलाइडी विलयन है, दूध के कणों का आकार बहुत छोटा होता है और हम सामान्य आंखों से उसको देख नहीं सकते, लेकिन कोलाइड के जो कण होते हैं वो प्रकाश को आसानी से फैला देते हैं। अब हम कोलाइड के गुणधर्म पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है, यह विषमांगी प्रकृति के होते हैं। सेकंड पॉइंट, इसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इनको सामान्य आंखों से देखा नहीं जा सकता। थर्ड पॉइंट हमें दिया गया है, ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। अर्थात जो कोलाइड के जो कण होते हैं वो प्रकाश को फैला देते हैं, जिसके कारण उसके मार्ग हमें दिखाई देता है या उसके मार्ग को वो दृश्य बना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है, इसको यदि शांत छोड़ दिया जाए तो ये कण तल पर बैठ जाते हैं। यदि हम क्या देखते हैं कि यदि हम दूध को किसी भी बर्तन में रख के छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे जो हमारा दूध होता है उसके कण उस बर्तन की सतह पर जमने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सर्वप्रथम हम भौतिक परिवर्तन के विषय में पढ़ेंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार, रंग, अवस्था, ताप आदि अस्थायी रूप से बदल जाते हैं, परंतु उनके संगठन एवं भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, न ही नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात ऐसे परिवर्तन जिसमें जिस भी पदार्थ को हम भौतिक विधि द्वारा परिवर्तित करते हैं तो हम उसके आकार, रंग और अवस्था, ताप आदि में अस्थायी रूप से परिवर्तन कर देते हैं, परंतु उस पदार्थ के संगठन से तात्पर्य उसके गुणों से है और न तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं न ही उसके भार में परिवर्तन कर सकते हैं और न ही हम किसी भी भौतिक विधि द्वारा किसी नए पदार्थ को बना सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक अवस्था के हमें उदाहरण जो दिए गए हैं वो इस प्रकार है, जैसे पदार्थ को गलना। यदि कोई पदार्थ गलता है तो गलने के पश्चात उसके रंग, रूप और आकार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके संगठन में नहीं। इसी प्रकार से वाष्पन, द्रवण, जमना आदि। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ हमेशा के लिए बदलकर नए पदार्थों में बदल जाते हैं, नए पदार्थों के संगठन, भार तथा भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन की एकदम विपरीत की क्रिया है। रासायनिक परिवर्तन में जिस पदार्थ का भी हम रासायनिक विधि द्वारा परिवर्तित करते हैं तो उसके संगठन, भार और भौतिक एवं रासायनिक गुण सभी में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात जिस पदार्थ का हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उसके संगठन और उसके भार मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण हमें दिए गए हैं, जैसे पदार्थों का जलना, जंग लगना, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया आदि। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है, तत्व। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 से अधिक है। अर्थात वह शुद्ध पदार्थ जिसको हम न तो भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं न ही रासायनिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, ऐसे पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। जैसे ठोस अवस्था में कुछ तत्व दिए गए हैं, जैसे गंधक, लोहा, चांदी, सोना आदि, और गैसीय अवस्था
में कुछ तत्व दिए गए हैं जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन आदि। ये सभी हमारे तत्व हैं। ये ठोस अवस्था में है और ये गैस अवस्था में है। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है तत्वों का वर्गीकरण। देखो तत्वों को धातु, अधातु व उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। सर्वप्रथम हम धातु के विषय में पढ़ेंगे। ऐसे तत्व जो सामान्यतः अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। अर्थात ऐसे तत्व जो अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हों, ऐसे तत्वों को धातु कहते हैं। हमें यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे तांबा, चांदी, सोना, सोडियम, पोटेशियम आदि। ये सभी हमारे तत्व धातु हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपने परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है धातु के गुण। फर्स्ट पॉइंट है ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, ये तन्य होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है ये विशेष चमक रखती हैं। नेक्स्ट ये चांदी जैसे सफ़ेद और सोने जैसे पीली होती है। अर्थात हमारी जो धातु होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। तन्य का मतलब होता है हम उसे कितना भी खींच सकते हैं। नेक्स्ट यह इनके अंदर एक विशेष चमक होती है और ये चांदी जैसे सफ़ेद और सोने जैसी पीली होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है अधातु। ऐसे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है अधातु के गुण। ग्रेफाइट व कार्बन को छोड़कर ये विद्युत की कुचालक होती है। अर्थात इनमें हम विद्युत धारा को प्रभावित नहीं कर सकते, केवल ग्रेफाइट और कार्बन को छोड़कर। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है सल्फर ठोस अवस्था में होता है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में और ऑक्सीजन गैस है या गैस अवस्था में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है ये कुछ पारदर्शी होते हैं, कुछ अपारदर्शी और कुछ परिभाषी होते हैं। ये कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, अर्थात जितनी हमारी धातु होती है उनमें किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है उपधातु। ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं उपधातु कहलाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और इलेक्ट्रॉन त्यागने दोनों की प्रवृत्ति रखते हैं, हमारे उपधातु कहलाते हैं। इनकी संख्या केवल 7 है। हमारे पास उपधातुओं की संख्या केवल 7 है जो हमें दिए गए हैं एंटीमनी, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है यौगिक। एक ऐसा पदार्थ या ऐसा शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने पर अर्थात संयोग करने पर बनता है, यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है मिश्रण एवं यौगिक में अंतर। तो मिश्रण और यौगिक में हम अंतर को समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट में इन दोनों की डेफिनेशंस को हम लेते हैं जो हमने परिभाषाएं पूर्व में लिखी हुई हैं। फर्स्ट पॉइंट मिश्रण में दिया गया है दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से यौगिक बनता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है मिश्रण में इसके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं, यौगिक के गुण उसके अवयवों के गुणों से सदैव भिन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। यौगिक में हमें दिया गया है इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। मिश्रण ये प्राय एक विषमांगी मिश्रण होते हैं और यौगिक हमारे समांगी मिश्रण होते हैं। लास्ट पॉइंट हमें दिया गया है मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और यौगिक का संगठन स्थायी होता है। हमारा अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यह यहाँ पर इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के पेज नंबर के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसके पेज नंबर के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। धन्यवाद।